खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारतीय भूगोल की आज दूसरी क्लास है, तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है। जैसा कि आपको बताया था कल आपको कि पूरे भारत के भूगोल को हम लोग इतने चैप्टर में इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास हमारी ये थी भारत की नदियां, जो कल हम लोग क्लास ले चुके थे, ठीक है। इसी क्रम में आज की क्लास रहेगी उत्तर भारत के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र की क्लास रहेगी, ठीक है। बिल्कुल ये क्रम ऐसे ही चलेगा, ठीक है, ताकि आपको इस चार्ट को बनाने का लक्ष्य यही है कि आपको समझ में आ जाए क्या पढ़ना है, क्या बाकी है, कहाँ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आइए इसको देखते हैं। जीडीसी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए सबसे पहले ये पूरे भारत को आप समझ लीजिएगा, और इसके समान भूगोल के जनरल वीडियो में बना रखा हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। ये भारत का उत्तरी भाग कहलाता है, ये दक्षिणी भाग कहलाता है। इस दक्षिणी भाग को उत्तरी भाग से अलग करने के लिए याद रखिएगा सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा नदी को बताया जाता है, भूगोलवेत्ता बताते हैं ये दोनों को अलग करते हैं, ये उत्तरी भारत या दक्षिणी भारत। ये देखिएगा बंगाल की खाड़ी है, ये नीचे जो है इस साइड में अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं पूर्वी तट। पूर्वी तट को दो भागों में बांटा जाता है। यहाँ से आप देखेंगे तो कोरोमंडल तट और यहाँ से सरकार तट होता है, क्लास ले चुके हैं। यहाँ वाले तट को जो है मालवाड़ तट कहते हैं और यहाँ के तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ये पूरे भारत को जब आप देखिएगा तो भारत के इस क्षेत्र में पूरे जो है आप देखेंगे तो जो है स्थल रुद्ध है, यानी हिमालय का क्षेत्र जो है हिंदकुश पर्वत से लेकर आप ऐसे हिमालय पूरा जाता है और ऐसे करते हुए ये पूरा ऐसे आ जाता है। यहाँ का हिस्सा जो है डूबा रहता है समुद्र में, ठीक है। और ये बताया जाता है अंडमान निकोबार में जो है चोटियां उसकी ये रहती हैं। ये पूरे हिमालय के क्षेत्र को आगे बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में। जैसे आप देख रहे होंगे कि उत्तर के पर्वतीय मैदान क्षेत्र ये यहाँ होगा, ये क्षेत्र, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र देखेंगे ये पूरा ये हो जाएगा, इसे प्रायद्वीपीय पठार बताए थे आपको। तटीय क्षेत्र देखेंगे, तटीय क्षेत्र में ये और ये आ जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे देख लीजिए, पूरी क्लास को ऐसे दिखा दिया गया है कि उत्तर के पर्वतीय मैदान क्षेत्र ये एरिया होगा आपका, ठीक है। यहां से एक प्रश्न उठता है कि खनिज नहीं पाया जाता है। आप जानते होंगे जब इतिहास पढ़े होंगे, मौर्य वंश का शासन चल रहा था तो चाणक्य कहता था कि हमेशा जो है दक्षिण पथ की यात्रा करना चाहिए, उत्तरा पथ की यात्रा नहीं करना चाहिए। तो चाणक्य कहते थे कि हमेशा दक्षिण पथ की यात्रा करना चाहिए, उत्तरा पथ की यात्रा नहीं करना चाहिए। दक्षिण पथ की यात्रा क्यों करने के लिए कहते थे? क्योंकि इधर जो है देखिएगा खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये क्षेत्र होता है, और ये ऐसा इतिहासकारों का कहना है। और इधर जो है डाकू लुटेरे रहा करते थे, जैसे हेन सान चीनी यात्री था, इसको 2 बार लुटेरों ने लूट लिया था, वो अलग मैटर है। तो देखेंगे यहाँ के जो हम लोग क्षेत्र पढ़ेंगे वो उत्तर के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अगर इस क्लास को आप नहीं समझ पाएंगे ठीक से तो आगे के 3 क्लास भी आपको समझ में उतने ठीक से नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिएगा हम लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तर के पर्वतीय मैदानी क्षेत्र, फिर पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र जहाँ खनिज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। तटीय मैदान हम लोग पढ़ेंगे, और जो है द्वीप समूह जितने दी यहाँ लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, वो पढ़ेंगे, और मरुस्थल क्षेत्र हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये क्लास लेने जा रहे हैं उत्तर के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र के विषय में हम लोग जानने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत गहराई से नहीं आएगा, और याद रखिएगा बिल्कुल जो परीक्षा की दृष्टि से अब जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं कंटेंट को रखे गए हैं, और उससे बाहर किसी परीक्षा में इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है।
बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। जल्दी नहीं आते हैं। ये आप चार्ट एक याद रखिएगा। सबसे पहले देखिएगा, ये जो है पर्वतीय क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र नुकीला होता है। ये 1000 मीटर से ऊंचा का जो क्षेत्र होता है, याद रखिएगा, यानी 1000 मीटर से ऊंचा का क्षेत्र क्या होगा, ये पर्वतीय क्षेत्र कहलाएगा। और 800 से लेकर 1000 के बीच का क्षेत्र जो है, याद रखिएगा, पहाड़ी क्षेत्र कहलाएगा। इसमें ढलान अधिक होता है, ये नुकीला होता है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 800 से लेकर यहाँ 500 तक। ठीक है। 800 से लेकर 500 का जो क्षेत्र होता है, इसे पठारी क्षेत्र कहते हैं, यानी उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। और 5 या उसके बाद जो 500 से लेकर ये 200 का क्षेत्र, इसके बाद 200 का क्षेत्र यहाँ हो जाएगा, जो है इसे मैदानी क्षेत्र कहते हैं। यानी पूरे भारत को देखा जाए तो सबसे ऊंचा जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, जो नुकीला होता है, वो 800 से 1000 से ऊंचा होता है। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र देखेंगे, वो 800 से 1000 के बीच में होता है। पठारी क्षेत्र क्या होता है, 500 से 800 मीटर के बीच में होता है। और उसके बाद 200 से 500 के बीच में क्या होता है, मैदानी क्षेत्र होता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं उत्तर के पर्वतीय मैदान के विषय में जानेंगे। उत्तर के पर्वतीय मैदान यानी हिमालय की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत हैं। इन दो सिद्धांतों को आप ध्यान से रखिएगा। पहला है प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत, इसके जनक आइजैक और हैरी हेस हैं। दूसरा है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, इसके जनक कोबर हैं। ये आप सिद्धांत और इनके जनक याद रखिएगा। फादर कौन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। यानी उत्तर के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के विषय में हम लोग डिटेल क्लास पढ़ने जा रहे हैं, यानी उत्तर के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र की क्लास इसमें लेने जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद वाली क्लास में क्या लेंगे, प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र, फिर ये क्लास होगी, फिर ये क्लास होगी। ठीक है। तो हम लोग याद रखिएगा, पूरा माइंड मैकअप ऐसे बनाए रखिएगा कि उत्तर के हम लोग ये क्षेत्र को लेने जा रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग उत्तर के पर्वतीय मैदान के क्षेत्र में, यानी हिमालय की उत्पत्ति के विषय में दो सिद्धांत कहा गया, प्लेट विवर्तिका सिद्धांत और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है। तो आइए देखते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले उत्तर के पर्वतीय मैदानी क्षेत्र के विषय में जानेंगे। और हिमालय की उत्पत्ति प्रमुख सिद्धांत है पहला प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत। ठीक है। आपको बताया गया था कि आइजैक और हैरी हेस ने इस सिद्धांत को दिया था। क्या कहा जा रहा है, प्लेटों खिसकने के कारण होता है। यानी याद रखिएगा, जैसा जो विषय होता है उसी हिसाब से उसका आंसर देना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भूकंप क्यों आता है, आपका आंसर क्या रहेगा कि प्लेटों के खिसकने के कारण भूकंप आता है। 8840 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थी। पिछले वर्ष चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से घोषणा किया कि 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो गई। आखिर 2 मीटर ये कहां से बढ़ा, 2 मीटर जो बढ़ा, ये प्लेटों के खिसकने के कारण जो है वो उसकी लंबाई बढ़ रही है। ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि आइजैक और हैरी क्या कहते हैं कि प्लेटों के घिसकने के कारण जो है ये इस क्षेत्रों का निर्माण हुआ। प्लेटों के संचलन के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक अभिसारी संचलन, यानी प्लेट जब एक प्लेट ऐसे हो और दूसरा प्लेट ऐसे हो तो ये क्या होगा, अभिसारी संचलन। अपसारी संचलन कहते हैं कि जब प्लेट उल्टा दिशा में हो, यानी एक प्लेट ऐसे हो और दूसरा प्लेट ऐसे हो। ठीक है। समान संचलन किसे कहते हैं कि जब प्लेटों की दिशा एक हो। ठीक है। ये सिद्धांत में कहा गया है। उसके बाद देखेंगे कि 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, क्योंकि आज भी प्लेटें टकरा रही हैं, जिससे हिमालय में वृद्धि हो रही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं, ये आप याद रखिएगा। अवशिष्ट पर्वत जैसे बूढ़ा व्यक्ति का जीवन होता है, यानी बहुत पुराने पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। आप जानते होंगे विश्व का और भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत। याद रखिएगा, अरावली पर्वत विश्व और भारत का सबसे पुराना पर्वत है। अरावली पर्वत राजस्थान को 2 भागों में से चीरती है। पूर्वी वाले भाग को मेवाड़ कहते हैं और पश्चिमी वाले भाग को मारवाड़ कहते हैं। बालू वाला क्षेत्र कहाँ होता है, मारवाड़ में होता है। ठीक है। और मेवाड़ में क्या होता है, जैसे हम लोग इधर खेती करते हैं, राजस्थान में कुछ लोग जाते हैं। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था तो कुछ लोग बैठे हुए थे, करते रहे यहाँ तो मिट्टी हम ही लोग जैसा है, वो क्षेत्र तो है नहीं बालू वाला जो हम लोग टीवी में देखते हैं। मैंने कुछ बोला नहीं, याद रखिएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अरावली पर्वत विश्व का सबसे जो है पुराना पर्वत है, भारत का भी है और पुराना जो है विश्व का भी है। ठीक है। और राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं, मेवाड़, और पश्चिमी भाग को मारवाड़। ठीक है। तो मेवाड़ की राजधानी क्या है, चित्तौड़। ठीक है थी। अब देखिएगा इसमें
नवीन मोड़दार पर्वत, यानी जैसे जवान व्यक्ति का जीवन होता है वैसे ही नवीन मोड़दार पर्वत होता है, यानी यंग वाले पर्वत को क्या बोलते हैं, नवीन मोड़दार पर्वत, और पुराने पर्वत को अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, मोटा मोटा आप जानिएगा, ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसे आपके एग्जाम में आ जाएगा। जैसे आपने देखा, यानी पहला ये सिद्धांत आपने देख लिया, ये हम लोग पढ़ लिए। अब इसको देखा जाए, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या कहलाता है। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत याद रखिएगा कि कौन जनक है इसके, कोबर है। ये क्या कहता है कि जहां नदी अपना जल अवसाद गिराती है उसे भूसन्नति कहते हैं, ठीक है। नदी पानी के साथ रेत पत्थर अवसाद लेकर प्रवाहित होती है, अवसादों के जमा होने से मलबा बनता है। यूरेशियन प्लेट व भारतीय प्लेट के टकराने से जो मलबा बना था उसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इनका कहना यह है, ऐसे देखिए, जैसे आप दीवार बनते हुए देखे होंगे, ये दीवार है, ये ईंट है, ऐसे देखिएगा, ठीक है, बना ऐसे बना होगा। आप देखते होंगे जो राजगीर मिस्त्री काम करते हैं, फिर क्या करेगा राजगीर मिस्त्री, एक ईंटा यहाँ रखेगा, ऐसे देखिएगा, एक ईंटा यहाँ रखा और फिर यहाँ पे सीमेंट गिरा दिया, सीमेंट बालू मिला रहता है, ऐसे गिरा दिए राजगीर मिस्त्री, और एक और ईंट ऐसे रख दिए, और रखने के बाद इस ईंट को या इधर से ऐसे ठोकेंगे तो क्या होगा, ये और चिपक जाएगा, और जो बीच का मसाला होगा थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, और इसकी मजबूती बन जाती है। तो ये क्या कह रहे हैं, कोबर की जो है हिमालय पर्वत का निर्माण ऐसे ही हुआ, ठीक है। कैसे हुआ कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेटों के टकराने से मलबा बना, जिससे क्या हुआ कि जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। आपकी चूंकि सिलेबस में सामान्य भूगोल है, इसीलिए समान की तरह पढ़ा जा रहा है। बहुत अगर भूगोल सब्जेक्ट जिनका होगा वो इस चीज को समझ रहे होंगे, ठीक है। ऐसे इसको देख लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। अगर ये भारत का नक्शा है, दिखाई दे रहा है ना, अगर ये भारत का नक्शा है, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि यूरेशियन प्लेटें और भारतीय प्लेटें दो आपस में ऐसे टकराएंगी, और टकराने से एक टेथी सागर था पहले, और उस सागर जो है आज भी है, और टकराने से क्या हुआ, ऐसे उछाल मारा और पर्वतों का, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। इनके यानी भारत में दो प्लेटें आती थी, ठीक है, भारतीय प्लेटें और यूरेशियन प्लेटें आपस में टकराई, और जो मलबा बह रहा था, मलबे के कारण क्या हुआ, ऐसे उत्थान हुआ और हिमालय का उसे निर्माण हुआ। आप यहाँ बस दो चीज याद रखिएगा कि कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के जनक कौन है, कोबर है, और ये कैसे हुआ, तो आपस में टकराने से पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। अगर ये पूछ दे कि उत्तर के प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसके जनक कौन है, तो आइजैक हैरी, ये कैसे निर्माण हुआ, तो प्लेटों के खिसकने के कारण जो है हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, हिमालय पर्वत। देखिए हिमालय पर्वत के विषय में जो एग्जाम में आता है सभी कंटेंट है इसमें। अब देखिएगा, हिमालय नवीन मोड़दार या वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, सभी हिमालय नहीं, ठीक है, उदाहरण है। चोटी के साथ जिस पर्वत में घाटी का निर्माण होता है तो वही उसे नवीन मोड़दार वलित पर्वत कहते हैं। अब देखिएगा, अब जैसे ये चोटी बना, चोटी के साथ ऐसे एक पर्वत बना, ऐसे एक पर्वत बना, ठीक है, और यहाँ यू आकार का बन जाएगा, जैसे देखिएगा यू आकार का बन जाएगा तो क्या होगा, इसे हम लोग घाटी कहेंगे, ठीक है। और बारिश यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ बारिश होगा तो क्या होगा, सारा पानी बह के कहाँ आएगा, यहीं आएगा, और ये क्या होगा, कृषि के लिए, खेती के लिए बहुत अच्छी फसल यहाँ पे होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, घाटी बोलेंगे, ठीक है। दर्रा किसे बोलेंगे, अब जैसे ये पर्वत है, ये भी पर्वत है, और बीच में जाने के लिए आकार ये है, यानी वी आकार का जो होता है उसे क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं, ठीक है। घाटी ऐसे रहेगा, और जो है दर्रा कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। आप जानते भी होंगे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय की है, याद रखिएगा। एंडीज पर्वत कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, याद रखिएगा एंडीज पर्वत, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय की है, ठीक है। और हिमालय का बताए थे कहां से कहां तक है, हिंदुकुश पर्वत से लेकर ये पूरा क्षेत्र है जो मैंने आपको पहले बताया था। हिमालय के पूर्व की ऊंचाई अधिक है और पश्चिम में चौड़ाई अधिक है, ठीक है। हिमालय की पूर्व मतलब क्या, इधर क्या कह रहा है, इधर ऊंचाई अधिक है और इधर क्या है, चौड़ाई अधिक है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग हिमालय के विषय में पढ़ लिया जाए, हिमालय के प्रकार जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, और ये 4 भाग आपको रटा होना चाहिए एकदम। जैसे पहला हिमालय किसे कहेंगे, ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय या महान हिमालय, ठीक है, तीसरा लघु हिमालय, और चौथा शिवालिक हिमालय। आपके एग्जाम में एक प्रश्न आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन हिमालय का प्रकार नहीं है। ये 4 ऑप्शन देगा, इसमें से एक हटा के गलत कोई डाल देगा मिलता जुलता, और आपको छांटना होगा कौन सा हिमालय का प्रकार नहीं है, ठीक है। इसको याद करके तभी आगे क्लास में बढ़िएगा, कौन कौन, ट्रांस हिमालय, बृहद या महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे,
इन जो है ट्रांस हिमालय के विषय में पढ़ लिया जाए। ठीक है, ट्रांस हिमालय किसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं, फिर से देख लीजिए, इसके विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत आते हैं। ठीक है, एक कौन सा पर्वत आया, काराकोरम पर्वत, दूसरा लद्दाख पर्वत और तीसरा जास्कर पर्वत। ठीक है, आपके एग्जाम में सबसे भी पूछा जाता है काराकोरम पर्वत के विषय में। एक और प्रश्न आता है, प्रश्न क्या आता है कि अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। श्योक नदी, याद रखिएगा, काराकोरम पर्वत और लद्दाख पर्वत के बीच में कौन सी नदी है, श्योक नदी है। ठीक है, फिर अब यहाँ देखेंगे लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के बीच में कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कल क्लास लिए थे तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कल की क्लास में कि जो है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बना है। दूसरा प्रश्न बताइए किस दर्रे से रावी नदी प्रवेश करती है। 2 प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी कमेंट को मैं देखता हूँ और रिप्लाई समय मिलने पर करता हूँ। काराकोरम पर्वत के विषय में क्या हम लोग जानने जा रहे हैं, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्लास में आता है, एग्जाम कई बार आता है क्लास। माउंट केटू गाडविन ऑस्टिन, याद रखिएगा, यानी माउंट केटू गाडविन ऑस्टिन की चोटी है। ठीक है, एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, पूछेगा आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है, तो गाडविन ऑस्टिन कहाँ पे है, काराकोरम पर्वत पे है। ठीक है, एशिया का रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, काराकोरम पर्वत को कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ है, काराकोरम पर्वत पर। उस ग्लेशियर का नाम क्या है, ससाइमी ग्लेशियर है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा सैनिक अड्डा कहाँ है, काराकोरम पर्वत पे है और क्या नाम है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, याद रखिएगा। काराकोरम पर्वत पर एक दर्रा है जिसे काराकोरम दर्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम दर्रा है। ठीक है, काराकोरम का प्राचीन नाम कृष्णगिरी पर्वत है, यह आ चुका है एग्जाम में। काराकोरम का प्राचीन नाम कृष्णगिरी पर्वत है। काराकोरम को चीन में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम लोगों ने ट्रांस हिमालय का काराकोरम पर्वत को देख लिया। अब देखिएगा यहाँ से एक प्रश्न आता है और ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में घुमा के पूछता है, बच्चे गलत करते हैं, इसलिए इसको ऐसे बना दिया गया है कि यहाँ आप देखेंगे, इसको यहाँ देख लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे भारत की सर्वोच्च चोटी K2, ठीक है, गाडविन ऑस्टिन, याद रखेंगे। और भारत की सर्वोच्च दूसरी चोटी कंचनजंगा सिक्किम में। भारत की सर्वोच्च चोटी में नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। यानी भारत का पहला नंबर पे K2 गाडविन ऑस्टिन, दूसरे नंबर पे कंचनजंगा और तीसरे नंबर पे नंगा पर्वत। ठीक है, अब विश्व की बात होगी तो विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल चीन में, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी जाएगा, K2 गाडविन ऑस्टिन, ये आ जाएगा। फिर देखिएगा विश्व की तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी भारत का एक क्रम याद रखिएगा और विश्व का क्रम ये याद रखिएगा, ये पूछता है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। हम लोग आएंगे काराकोरम पर्वत के बाद, यानी ट्रांस हिमालय, ये इसके बाद ये पढ़ चुके हैं। हम लोग बृहद हिमालय पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा। और ट्रांस हिमालय का ही ये काराकोरम पर्वत पूछता है। लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के विषय में बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं बनते और नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कल तो आपको बताए थे कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है, लद्दाख बन गया है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, पहले क्या था, पहले अंडमान निकोबार था। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में अंडमान निकोबार था, अब क्या हो गया है, लद्दाख हो गया। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत का सबसे बड़ा कौन सा हो गया है, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा, या भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार हो गया है। ठीक है, हम लोग अब ट्रांस हिमालय ये दोनों नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा कंटेंट इसमें नहीं बनते, बस याद रखिएगा श्योक नदी, सिंधु नदी। ठीक है, अब लोग सीधे आ जाएंगे किस पे, हम लोग आए बृहद हिमालय पे आने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा बृहद हिमालय या उच्च हिमालय के विषय में क्या प्रश्न आते हैं। बृहद हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण गर्मी कम पड़ता है, इसलिए वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। जब आप ऊपर जाएंगे, याद रखिएगा, जब ऊपर जाएंगे तो ताप कम होगा। ठीक है, ताप कम होगा। जब ताप कम होता है तो ताप का उल्टा दाब होता है, जब ताप कम होगा तो दाब अधिक होगा। ठीक है,
और जैसे नीचे आएंगे तो गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। जब नीचे आप जाएंगे और जमीन से नीचे भूतल में जाएंगे तो गर्मी बढ़ती जाएगी, तो गर्मी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, ताप अधिक हो जाएगा, तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ताप हमेशा उल्टा दाब होता है, आधा से अधिक भारत का भूगोल आपको इसी पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे, क्या देखते हैं कि बृहद हिमालय की चोटी जब गर्मी के कारण ये कम रहता है, इसलिए वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पर्वत आते हैं। कौन कौन पर्वत? कामत पर्वत, केदारनाथ पर्वत, बद्रीनाथ पर्वत, नंदा देवी पर्वत, कंचनजंगा पर्वत और माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी आपकी परीक्षा में पूछ दे तो आप क्या लगाएंगे, नंदा देवी पर्वत लगाएंगे, ठीक है। और बृहद हिमालय के दर्रे कौन कौन है, ये पूछता है एग्जाम में। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को इससे जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। वारालाचा दर्रा चेनाब नदी निकलती है। मनाला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नितला दर्रा। याद रखिएगा, उत्तराखंड से तिब्बत मानसरोवर जाने का ये रास्ता है। कौन कौन? मनाला, लिपुलेख और नितला दर्रा। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे लघु हिमालय, यानी तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देख लीजिए, आपको समझ में आया है, यानी हम लोग किस पे आ गए, अब हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं, लघु हिमालय को, ठीक है। लघु हिमालय के विषय में देखा जाए, लघु हिमालय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल तक ये गया हुआ है। नेपाल वाले विषय में बहुत कम प्रश्न आते हैं, बाकी जो हम लोग के एग्जाम में आते हैं भारत की परीक्षा में उसको देखा जाए। जम्मू कश्मीर में देखिएगा, पीर पंजाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। किसको? तो लघु हिमालय को। बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग, डल झील, उलर झील, श्रीनगर शहर है। करेवा मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। तो आप जानते होंगे, आप ही बताएंगे कि भारत का ताजे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, पहला प्रश्न। दूसरा, भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा, आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें चर्चा की है करेवा मिट्टी। आप जानते होंगे करेवा मिट्टी पर क्या होता है, करेवा मिट्टी पर केसर होता है, ठीक है, सेफ्रॉन होता है, केसर करेवा मिट्टी पर होता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आ चुका है कई बार, ठीक है। अब आप हिमालय पर, हिमाचल प्रदेश में आएंगे, इसे धौलाधर पर्वत के नाम से जानते हैं। किसको? लघु हिमालय को, ठीक है। जैसे शिमला, धर्मशाला, डलहौजी शहर, ये किस पे है, ये धौलाधर पर्वत पे है। उत्तराखंड में जब आएंगे तो उत्तराखंड में मसूरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। मसूरी पर्वत में कौन कौन आएंगे? रानीखेत का पर्यटन स्थल, दून घाटी देहरादून में है, ताल घाटी नैनीताल में है और फूलों के घाटी चमोली में है, ठीक है, याद रखेंगे। नेपाल पर्वत के विषय में प्रश्न नहीं आते हैं, बस याद रखिएगा महाभारत पर्वत पूछेगा कभी कहाँ है, तो नेपाल में है, ठीक है। उसके बाद शिवालिक पर्वत श्रृंखला, यानी चौथा चीज हम लोग पढ़ने इसमें जा रहे हैं। चौथा कैसे, फिर से देख लीजिए, यानी ये हो चुका। अब हम लोग शिवालिक पर्वत की हिमालय के विषय में जानने जा रहे हैं, ठीक है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के विषय में देखिएगा, हिमालय का सबसे नवीन भाग है, ठीक है, याद रखिएगा। वी आकार की घाटी को गार्ज कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये पर्वत है और बीच में अगर आकृति ऐसे बनती है तो इसे क्या बोलेंगे, घाटी, ठीक है। लेकिन कुछ घाटी क्यों कहा था, क्योंकि कृषि के लिए ये बहुत अच्छा होता है। जो बारिश होती है वो सारा पानी जो है इधर आ जाता है, मृदा अपरदन के कारण भी बहुत उपजाऊ हो जाता है। और लेकिन ऐसा घाटी जिसका आकार ऐसे हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, गार्ज कहेंगे, जैसे सिंधु गार्ज, ठीक है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। किसका करती है? दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। पूर्व में दिहांग घाट से पश्चिम से सिंधु घाट तक शिवालिक हिमालय का विस्तार है। नोट कर लीजिएगा, नोट इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। मैं जानता हूं, ऊपर वाला जानता है, बिल्कुल मेहनत के स्याही से नोट्स को बनाया जाता है। ध्यान से पढ़िएगा और अपने वर्षों के अनुभव को जो है इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, याद रखिएगा। भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी और विश्व की सर्वोच्च दूसरी चोटी, याद रखिएगा, K2 गार्डविन ऑस्टिन है, अभी बताए थे आपको। लेकिन परीक्षा में यहाँ आप देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। लेकिन परीक्षा में हिमालय की सर्वोच्च चोटी पूछे तो बृहद हिमालय, ऐसे सोचिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी, तो आप क्या बताएंगे? K2 गार्डविन ऑस्टिन, अगर भारत आगे लगा रहा है तो। लेकिन आगे लगा रहा है कि हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी, तो हिमालय को लेकर क्या लगाएंगे? बृहद हिमालय, समझिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे पूछता है ना कि दक्षिण भारत की गंगा, अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो क्या लगाते हैं आप लोग? कावेरी, और लिखिएगा दक्षिण की गंगा तो क्या लगाते हैं? गोदावरी, ठीक है। तो जैसे दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। उसी तरह अगर पूछेगा कि भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी,
तो क्या बताएंगे, केटू गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। लेकिन हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी पूछे तो बृहद हिमालय लगाइएगा, ठीक है। माउंट राकापोसी, याद रखिएगा इस नाम को, माउंट राकापोसी विश्व की सबसे नुकीली चोटी है जो लद्दाख पर्वत का है। अब ये आपको बताया था, याद कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे, भारत का सर्वोच्च ऊंचा चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन, और उसके बाद दूसरा नंबर पे कंचनजंगा सिक्किम में, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट नेपाल चीन में है, केटू गाडविन ऑस्टिन उसको दूसरा नंबर पे है, और कंचनजंगा तीसरा नंबर पे है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नोट्स पे, ठीक है। नोट्स पे देखिएगा, लघु हिमालय सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होती है फिर पंजाल पर्वत की, ठीक है। वीडियो को जो लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, जो लोग सब्सक्राइब कर ली हैं और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर इसको अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, ताकि जो है मेरी टीम का मोटिवेशन बना रहे और मेरा ही मोटिवेशन बना रहे कि भाई आप लोग देख रहे हैं, वीडियो कैसा लगे जरूर कमेंट बताया करिए। लघु हिमालय की ऊंचाई कम होने के कारण तापमान अधिक होता है, जिससे वर्षा अधिक होती है, परिणाम स्वरूप जो है वनस्पतियों का विकास अधिक होता है, जिससे वहां घास के मैदान अधिक पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे आप ऊंचाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो क्या होगा, बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो क्या होगा, वर्षा नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा, वहां वनस्पतियां, घास, पेड़ पौधे या जैव विविधता नहीं हो पाएगा, अब वो नहीं होगा तो क्या होगा, वहां का समृद्धि या वहां का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां ताप अधिक रहेगा तो क्या होगा, वहां वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा तो क्या होगा, वहां बादल बनेंगे, बादल बनेगा तो क्या होगा, बारिश होगा, और बारिश होगा तो क्या होगा, वहां जो है जैव विविधता अधिक रहेगी और जो है वहां के जो है स्थान और की अपेक्षा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब इसको देखिएगा, यहाँ वही चीज यहाँ लिखा गया है कि लघु हिमालय की ऊंचाई कम होने के कारण तापमान अधिक होता है, जिससे वहां वर्षा अधिक होती है, और परिणाम स्वरूप वनस्पतियों का विकास अधिक होता है, जिससे वहां घास के मैदान अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। घास के मैदान पर पाई जाने वाली जनजाति को जो पशुपालन का कार्य करती है, चलवासी जनजाति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। घास के मैदान पर पाई जाने वाली जनजाति जो पशुपालन का कार्य करती है, चलवासी जनजाति के नाम से जाना जाता है, जैसे भूटिया जनजाति, गुज्जर जनजाति, बकरवाल जनजाति आदि, ठीक है। भारत में घास के मैदान को मर्ग, जैसे आप जानते हैं ना, सोनमर्ग, गुलमर्ग, मर्ग, सोनमर्ग, बुग्याल, द्वार, हरिद्वार में द्वार नाम की घास पाया जाता है, आदि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पूर्वोत्तर भारत के, ये आपको याद होना चाहिए। पहली बात याद रखिएगा, भारत के समान भूगोल में प्रश्न ऐसे पूछते हैं एग्जाम में, बच्चे जानते हुए गलत कर देते हैं, इसलिए आपको इधर के 8 राज्यों के विषय में एकदम याद होना चाहिए, समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो। परीक्षा में आपका परीक्षा आप दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, अगर आसान प्रश्न गलत कर दिए वहीं आप सिलेक्शन नहीं होगा, वहीं बाहर हो गए। इसलिए क्या करना है, आसान प्रश्न एक भी गलत नहीं करना है आपको, कठिन प्रश्न तो सबके लिए कठिन होता है, याद रखिएगा। और सब्जेक्ट में, आपके एग्जाम में सब्जेक्ट में पकड़ तो सबकी होती है, जीएस की वजह से मेरिट अप डाउन हो जाती है और सिलेक्शन वहीं से रुक जाता है, ठीक है। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ इस 8 प्रदेशों को ऐसे देखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य हैं। आप जानते होंगे पूर्वी भारत में 28 राज्य हैं, बताए थे आपको। 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित राज्य हैं, ये अलग मैटर हो गया। लेकिन इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत। इस पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं। 8 राज्य में सबसे छोटा बाबू जो है, जो भाई है, वो सिक्किम है, और बाकी 7 क्या है, बहनें हैं। तो कहा जाता है 7 बहनों का राज्य, ठीक है। 7 बहनों के राज्य में कौन सा राज्य नहीं है, ठीक है। एक भाई है, भाई कौन है, सिक्किम, और ये सब बहन है। पूछेगा पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बड़ा पूछेगा तो सबसे बड़ा कौन सा है, असम, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो सिक्किम, आपको पूरा याद होना चाहिए। देख लीजिए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये असम, ये पूरा आपको याद होना चाहिए। और इधर कौन सा देश है, म्यांमार है, याद रखिएगा, इधर म्यांमार है, ठीक है। ये बांग्लादेश है, यहाँ क्या, भूटान है, चीन है, तिब्बत है, नेपाल है, ये सब आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य आते हैं। पहला सिक्किम, सबसे छोटा राज्य, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, सबसे बड़ा राज्य। सबसे बड़ा राज्य भारत का नहीं, पूर्वोत्तर राज्यों का, इधर के राज्यों का, याद रखिएगा। सबसे बड़ा तो कुछ तो गलत वो आंसर। इस बुक में
1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। हो जाएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? तब राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूर्वोत्तर भारत की चर्चा हो रही है। फिर देखिएगा मेघालय, फिर क्या त्रिपुरा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ देखेंगे। चलिए बताइए यहाँ कौन सा राज्य है? 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर देखिए यहाँ लिखा हुआ है। 1 नंबर कौन सा है? सिक्किम। 2 नंबर बताइए क्या है? अरुणाचल प्रदेश। 3 नंबर नागालैंड। 4 नंबर मणिपुर और 5 नंबर मिजोरम। 6 नंबर त्रिपुरा। 7 नंबर बताइए क्या है? मेघालय। 8 नंबर क्या है? असम। ठीक है, ऐसे लिख के जो है याद कर लीजिएगा और आपके एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या हमने रिपीट करते रहे, यहाँ पे 8 है। पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे छोटे राज्य सिक्किम। पूर्वोत्तर राज्य के सबसे बड़े राज्य असम। नागालैंड। नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है? नागा पहाड़ी। आपकी एग्जाम में कभी ऐसे प्रश्न आता है कि नागा पहाड़ी भारत के किस राज्य में है, तो क्या आंसर देंगे? नागा पहाड़ी नागालैंड में है। ठीक है, मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी कहाँ है? तो मिजोरम में आंसर देंगे। ठीक है, मणिपुर में देखेंगे, मणिपुरी पहाड़ी से बराक नदी निकलती है। पूछा हुआ है बराक नदी कहाँ से निकलती है, तो मणिपुरी पहाड़ी से निकलती है और ये मणिपुर में है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा झील लोकटक झील याद रखिएगा। कौन सा झील? लोकटक झील आप याद रखेंगे, जिस पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। कौन सा पार्क है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जिसे भारत का तैरता हुआ पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत का तैरता हुआ पार्क कौन सा है? जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ठीक है, किस झील पे है? तो लोकटक झील पे है। तो लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। तो चलिए एक प्रश्न बताइए, तैरता हुआ मकबरा, भारत में तैरता हुआ मकबरा किस शासक का है और कहाँ है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। इसके बाद असम में मिकिर पहाड़ी, ठीक है, रेंगमा पहाड़ी और बरैल पहाड़ी पाई जाती है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। आप जानते होंगे भारत में 2 तरह के वनों की विशेषता होती है। एक वन क्या होता है? पतझड़ होता है। ठीक है, पतझड़ वन, साल में एक बार एक समय आता है कि पतझड़, उसका सभी पत्तियां निकल जाती हैं, नई पत्तियां आती हैं, जैसे हम लोग के क्षेत्र का। और एक होता है जो है सदाबहार वन, यानी जो पतझड़ होता है उसको पर्णपाती वन कहा जाता है। और दूसरा क्या होता है? सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार वन में पतझड़ नहीं होता है या उनकी पत्तियां जो है एक साथ नहीं गिरती हैं। ठीक है, लेकिन अर्ध सदाबहार क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में जो आएगा। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, मौसिनराम आप जानते होंगे सबसे अधिक वर्षा होता है भारत में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मौसिनराम। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह लद्दाख में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा मौसिनराम कृषि संबंधित कार्य कम होता है क्योंकि मृदा का कटाव अधिक होता है। ठीक है, जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो क्या कहेंगे? मृदा अपरदन। मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए रोका जाए तो क्या कहेंगे? मृदा संरक्षण। ठीक है, ये 2 चीज याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है? मौसिनराम कृषि संबंधित कार्य कम होता है क्योंकि मृदा की कटाव ज्यादा होता है। पूर्वोत्तर भारत में अधिक वर्षा के कारण मृदा अपरदन की समस्या होती है, जिससे कृषि कार्य ठीक से नहीं हो पाता। ठीक है, कृषि स्थानांतरण या झूमिंग कृषि अक्सर एग्जाम में आता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसका नाम भी अलग अलग है, देशों में भी इसका नाम अलग अलग है। आप यहाँ ऐसे समझिए कि कृषि स्थानांतरण या झूमिंग कृषि जो एक स्थान से एक स्थान के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है,
सबसे अधिक झूमी कृषि गारो खासी जनजाति करती है। ठीक है, ऐसे समझिए जैसे इतना ज़्यादा ज़मीन है, फ्री है वहाँ के लोग, कि वहाँ किसान क्या करते हैं कि एक जगह खेती करेंगे और 2-3 साल जब खेती कर लेंगे और वहाँ की मिट्टी जो उपजाऊ नहीं रह जाएगी तो उसको छोड़ के फिर दूसरी जगह चले जाते हैं सब, फिर वहाँ खेती योग्य ज़मीन बना के 2-3 साल अपना कृषि कार्य करेंगे, फिर उसको छोड़ के चले जाएंगे। इसी को स्थानांतरित कृषि या झूमी कृषि के नाम से कहा जाता है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा एक चीज़ और, इसे कौन सबसे अधिक करता है तो गारो खासी जनजाति जो है ये करती है। अब इसकी विषय में 2 चीज नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कंफ्यूजन अधिक होता है। ठीक है, अब देखें क्या कंफ्यूजन होता है कि गारो खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है, लेकिन झूमी कृषि सबसे ज्यादा नागालैंड में होती है। ठीक है, यह जनजाति जो है सबसे अधिक कहाँ पाई जाएगी? मेघालय में, लेकिन झूमी कृषि कहाँ होता है? नागालैंड में। ठीक है, जैसे कहा जाए कि ईंट भट्ठों पे रहने वाले लोग सबसे अधिक जो है झारखंड के लोग रहते हैं। ठीक है, तो झारखंड के लोग सबसे अधिक ईंट भट्टों पर रह के अपना काम करते हैं। तो क्या सबसे अधिक ईंट भट्टा झारखंड में है, रांची में है, झारखंड में है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कहा जाए कि चीनी सबसे अधिक, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में होता है, लेकिन गन्ना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। फिर से देखिएगा प्रश्न, अरे भाई उत्तर प्रदेश में गन्ना अधिक हो रहा है तो चीनी भी अधिक होना चाहिए, ये तो महाराष्ट्र में चीनी क्यों अधिक हो रहा है? तो ये अलग कारण है। कारण क्या है? वहां चीनी अन्य भी स्रोत से भी बनाते हैं लोग। ठीक है, जैसे चुकंदर से भी बनाते हैं लोग, वहां का गन्ना मोटा होता है, रसदार होता है, और भी खजूर अन्य माध्यम से भी लोग बनाते हैं। जैसे कहा जाए कि काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ है? तो काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। तो काली मिट्टी पर सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है? कपास की होती है, याद रखिएगा। तो प्रश्न एक और आता है, कपास सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में पाया जाता है। समझ में आ रहा है प्रश्न आपको? काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ? महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी पर सबसे अच्छी होने वाली फसल कपास, और कपास सबसे अधिक कहाँ? गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। कपास कहाँ? गुजरात में। जूट कहाँ? पश्चिम बंगाल में। रेशम कहाँ? कर्नाटक में। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। गारो खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है, लेकिन झूमी कृषि सबसे ज्यादा नागालैंड में होती है। ठीक है, अब ये पॉइंट याद रखिएगा, आपको काम आएगा, एग्जाम में अक्सर आता है। ठीक है, महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। ठीक है, पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी, ऐसे चलो एक चित्र बना दिए, आप समझ जाना। महेंद्रगिरी यहाँ पे है उड़ीसा में, पूर्वी तट का सबसे ऊंचा चोटी। अनायमुदी केरल में है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी ये अनायमुदी। ठीक है, अच्छा कुछ भूगोलवेत्ता कुछ की किताब में ये तमिलनाडु में लिखा होगा। ठीक है, आप केरल ही लगाइएगा। ठीक है, अनायमुदी कहाँ है? केरल में है। ठीक है, यहाँ पे, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिएगा, नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दूसरी चोटी, याद रखिएगा, यानी यहाँ पे है नीलगिरी पर्वत, तमिलनाडु में है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दुटाबेटा चोटी है। ठीक है, दुड़बेटा चोटी है, जिस पर प्रसिद्ध स्थल ऊटी है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजाति पाई जाती है। एग्जाम में आ चुका है, टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो नीलगिरी पर्वत पे पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न बताइए, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, काडीमाम पर्वत नाम से क्लियर है, इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र पर्वत महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कुलसीबाई चोटी है। उसके बाद बाबा बूदन पर्वत धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कुंद्रेमुख है। उसके बाद मेघालय में गारो खासी पहाड़ी नोकरेक चोटी, खासी पहाड़ी, यानी यहाँ देखिएगा ऐसे कि मेघालय में गारो खासी, ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? नोकरेक चोटी। तो मेघालय में खासी पहाड़ी, मासी नाम यहीं पे है, खासी पहाड़ी पर प्रश्न आ चुका है। जयंती पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है, तो यही वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और जो है वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक, यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है।
जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।